शुरुआत करते हैं एक ऐसे टॉपिक के साथ में जिसके बिना इंग्लिश बिल्कुल अधूरी है। शुरुआत करेंगे आज इंट्रोडक्शन टू पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेके। एक ऐसा टॉपिक जिसके बिना इंग्लिश के सारे कॉन्सेप्ट्स अधूरे हैं। सब कॉन्सेप्ट्स को कवर करने के लिए जानना होगा कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, कैसे उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और क्या उनके फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट होने वाला है बेसिक्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। बेसिक्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच वी वांट टू गेट द इंट्रोडक्शन। सो लेट्स सी बेसिक्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच की। सी words are divided into different classes called parts of speech according to their uses and the work they do in a sentence. There are 8 parts of speech. जब हम देखते हैं तो हम यहाँ बात करने वाले हैं how many part of speech are there? There are 8 part of speech. They are divided into different classes, but there is a word work. इस work word का मतलब क्या है, work कैसे काम करता है या work से हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो वर्ड्स होते हैं ना, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें उसके फंक्शंस को तय करना होता है, उसको समझना होता है। मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर करूंगा कि वर्ड्स को कैसे हम देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, आई प्ले फुटबॉल, एंड देयर इज अनदर सेंटेंस, आई हैव अ प्ले टू रीड। These are the two sentences we have। और यहां हम देखेंगे कि यहां हमने प्ले का यूज किया और यहां भी हमने प्ले का यूज किया। बट ये जो प्ले होगा ये एक एक्शन वर्ड है, यहां ये एक एक्शन वर्ड होगा और जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में काम करेगा वर्ब का। आई हैव अ प्ले टू रीड, इट मीन्स आर्टिकल के बाद आने वाला वर्ड ये एक नाउन होगा और यहां ये नाउन है। तो आप देख सकते हैं कि एक ही वर्ड अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करता है और यही इसके वर्क होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें उन वर्क्स को समझना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, दिस वाज द डेफिनेशन, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। फर्स्ट वन इज नाउन, सेकंड आपका होगा प्रोनाउन, थर्ड आपका होगा एडजेक्टिव, फोर्थ आपका होगा वर्ब, फिफ्थ आपका होगा एडवर्ब, 6 आपका होगा प्रपोजिशन, 7th आपका होगा कंजंक्शन और 8th होगा आपका इंटरजेक्शन। इट मींस देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इनको वन बाय वन समझते हैं, एग्जांपल्स की मदद से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे पहला वाला जो आपका पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन की। तो जब हम बात करते हैं नाउन को लेकर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम देखें एक बहुत इसकी नॉर्मल सी डेफिनेशन है, नाउन इज अ वर्ड used as a name of a person, place or thing, or noun is a word, we can say it is also a naming word। a noun is a word used as the name of a person, place or thing। सबसे आसान डेफिनेशन होती है बट ये इससे कई गुना ज्यादा है, उसको समझेंगे। पहले हम पर्सन, प्लेस और थिंग की बात कर लेते हैं। कोई भी पर्सन हो सकता है, जैसे मैंने कहा विलियम वर्ड्सवर्थ। तो हमें अगर बुकिश एग्जाम्पल नहीं देखने तो हम खुद के एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं। आपका खुद का नाम भी एक नाउन होगा, आप अगर बॉय हैं तो वो भी नाउन होगा और आपके पास आसपास रखे हुए सारे के सारे ऑब्जेक्ट नाउन ही होते हैं। सो विलियम वर्ड्सवर्थ वाज अ नेचर पोएट। तो यहाँ पोएट क्या होगा, ये भी नाउन होगा, पर्सन है। सम एंशिएंट टेम्पल्स, मैं बिल्डिंग्स की बात कर रहा हूं, वो भी नाउन होगा। तमिलनाडु नेम ऑफ द स्टेट है, ये भी नाउन होगा। मोबाइल फोन्स आपका नाउन होगा, बॉयज आपका नाउन होगा, गर्ल्स आपका नाउन होगा। अब इससे अलग थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझने की कोशिश करते हैं, एक प्रैक्टिकल अप्रोच समझते हैं। इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे वो फिजिकल हैं, हम कह सकते हैं वो कॉन्क्रीट हैं या फिर वो एब्स्ट्रैक्ट हैं, जिनकी भी एग्जिस्टेंस होती है वो सब कुछ नाउन होते हैं। जैसे अगर मैं एक वर्ड कहता हूं गुडनेस, अगर मैं एक वर्ड कहता हूं गुडनेस, तो गुडनेस क्या है, गुडनेस भी एक नाउन ही होगा। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है या एक ऐसी क्वालिटी है जो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। हमारे और आपके बीच में है फ्रेंडशिप, क्या है, इट्स फ्रेंडशिप। और फ्रेंडशिप क्या है, ये एक ऐसा संबंध है जो हमारे बीच एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये भी क्या होगा, नाउन होगा। तो ऐसी चीजें जो एग्जिस्ट करती हैं वो टेंजिबल हो सकती हैं, इंटेंजिबल हो सकती हैं, वो सारी चीजें नाउन कहलाती है। तो नाउन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, क्योंकि इसी की एग्जिस्टेंस के बाद ही बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच फंक्शन करते हैं या आपको दिखाई देते हैं। चलिए
नेक्स्ट शुरुआत करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की, प्रोनाउन। अब जैसा कि प्रोनाउन आप देख पा रहे हो, इसके अंदर कहीं ना कहीं नाउन से ही हमने कुछ निकाला है, नाउन इसके अंदर भी आता है, तो इसका मतलब रिलेशन तो है, नाउन और प्रोनाउन के बीच में एक रिलेशन तो होगा। एक बार कुछ सेंटेंस सुनेंगे और फिर मुझे बताएंगे क्या प्रॉब्लम होती है। मैंने कहा मोहन मेरा मित्र है, मोहन रोजाना सुबह मेरे घर आता है, मैं और मोहन साथ में स्कूल जाते हैं। ये सेंटेंस सुनने में आपको बहुत ऑकवर्ड लगे होंगे कि हम बार बार मोहन को क्यों रिपीट कर रहे हैं, तो इसीलिए मुझे सेंटेंस बोलना चाहिए था मोहन मेरा मित्र है, वह सुबह मेरे घर आता है, मैं और वह मिलके हम दोनों साथ में स्कूल जाते हैं। तो इसका मतलब हम रिपीटिशन ऑफ नाउन को स्टॉप करते हैं। एक ऐसा वर्ड जो रिपीटिशन ऑफ नाउन को रोक देता है उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन इज व्हाट? प्रोनाउन मतलब जो नाउन के रिपीटिशन को स्टॉप करता हो या जो नाउन के प्लेस पे आता हो। अ स्मॉल वर्ड और अ सेट ऑफ वर्ड्स इन अ लैंग्वेज दैट सब्स्टिट्यूट्स नाउन्स, जो नाउन्स की बात करता है उनको सब्स्टिट्यूट करता है, नाउन फ्रेजेस को सब्स्टिट्यूट करता है या नाउन क्लॉजेस को सब्स्टिट्यूट करता है, उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा, रोहन, मान्या एंड समीर आर प्लेइंग पोकर एंड दे आर हैप्पी। अगर मैं दे को हटा दूं तो इसका मतलब क्या है? रोहन, मान्या एंड समीर आर हैप्पी। रिपीटिशन ऑफ नाउन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई भी शब्द जो रिपीटिशन ऑफ नाउन को रोकता है वही आपका प्रोनाउन कहलाता है। हमने कहा संयुक्ता लव्स वॉचिंग मूवीज, तो हमने संयुक्ता के लिए एक वर्ड यूज किया शी लाइक्स फैमिली ड्रामास। तो शी के प्लेस में हम संयुक्ता लिखेंगे तो रिपीटिशन ऑफ नाउन होगा, लेकिन जो वर्ड नाउन के प्लेस पे आता है उसके रिपीटिशन को रोकता है वही आपका प्रोनाउन कहलाता है। मोहन हैज हेल्प्ड सम पुअर पीपल, ही विल बी रिवॉर्डेड, तो हमने मोहन के लिए ही का यूज किया है, ये आपका प्रोनाउन होगा। आई होप बिल्कुल क्लियर है कॉन्सेप्ट। सबसे पहले जिस चीज की एग्जिस्टेंस होती है, मेक इट अ लिटिल बिट प्रैक्टिकल, जिस चीज की एग्जिस्टेंस होगी वो नाउन होगा। उस नाउन को रिपीटिशन को रोकने के लिए जिस वर्ड का हम यूज करते हैं वही आपका प्रोनाउन होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। ये बहुत एक्साइटिंग होने वाला है लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है आपका एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्यों इतना ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है वो हम समझते हैं। एडजेक्टिव क्वालिटी बताता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन की। तो आप ये सोचो, इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करनी होगी उनके साथ। अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, यू नीड टू डिस्क्राइब समथिंग एंड देन यू फील कि आपको कुछ ना कुछ ऐड करना होगा क्वालिटी में। जैसे ये हमारा स्टूडियो है, मैं कहता हूं कि ये तो ओल्ड है, ये न्यू है, या फिर ये स्पेशियस है, या फिर मैंने कहा ये बहुत वेंटिलेटेड है, तो ये सब चीजें एडजेक्टिव ही होती हैं। यहां एक बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन आता है जब हम बच्चों से पूछते हैं कि किसी बच्चे से एकदम पूछा गया इंस्टेंट कि क्या आप 100 एडजेक्टिव्स बता सकते हैं, बच्चे का आंसर होता है 100 तो बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी अच्छी ट्रिक है कि आप मोर देन 100 एडजेक्टिव्स भी बता सकते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे, उस ट्रिक को सीखेंगे और समझते हैं पहले डेफिनेशन। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन्स, जो नाउन की मीनिंग में कुछ भी ऐड कर दे। वो नाउन की क्वालिटी हो सकती है, नाउन का नंबर हो सकता है, किसी नाउन की क्वांटिटी भी हो सकती है। सारे एग्जाम्पल एक एक करके समझते हैं। मान्या इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल क्या होगा? नाउन होगा, ब्यूटीफुल इसका एडजेक्टिव होगा। सुजाता सॉ सम रोजेज इन द गार्डन, रोजेज आपका नाउन होगा एंड सम विल बी योर एडजेक्टिव। ये किसकी बात करें? नंबर की बात करें। रोहन इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट, ये किसकी बात करें? उसकी क्वालिटी की बात करें। अब क्वांटिटी बता सकते हैं, जैसे आपने कहा आई हैव सम मिल्क, आई हैव सम मिल्क। अगर मैं कहता हूं आई हैव सम मिल्क तो हम बता सकते हैं कि सम जो होगा ये क्वांटिटी की बात करता है। तो किसी भी नाउन के बारे में जो एड ऑन इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है वो उसकी क्वालिटी हो सकती है, उसकी क्वांटिटी हो सकती है, उसका नंबर हो सकता है, उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई एडजेक्टिव? विद द हेल्प ऑफ हाउ। हमने नाउन से पूछा कैसा है, या वी कैन आस्क व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ किस तरीके का है। आई कैन से हाउ मैनी, कितना है, नंबर मुझे पता चलेगा नाउन का। If I say how much, so the correct answer will be your adjective. अब हम कुछ एग्जांपल्स को और अच्छे से देखते हैं। मैंने आपसे कहा था आप hundreds of adjectives बता सकते हो। It's very easy to identify। कैसे? अब मान लेते हैं हमारे पास ये हमारा स्टाइलस है, आपने क्या स्टाइलस ग्रे कलर का है, सो ग्रे क्या होगा? इट विल बी योर एडजेक्टिव। स्लेंडर एडजेक्टिव होगा, न्यू है एडजेक्टिव होगा, ओल्ड है एडजेक्टिव होगा, स्मूथ है एडजेक्टिव होगा। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे ही आप किसी भी चीज को लेके, एक बॉय है आपने देखा,
आपने कहा बॉय टॉल है, एडजेक्टिव होगा, स्मार्ट है, एडजेक्टिव होगा, हैंडसम है, एडजेक्टिव होगा, वेल बिल्ड है, एडजेक्टिव होगा, ड्वार्फ है, एडजेक्टिव होगा. सो दीज आर द एडजेक्टिव्स वी हैव. सो एडजेक्टिव्स आर व्हाट which are telling the quality of a noun. Okay, so these are the adjectives. Now it's very easy to identify. Now you can do a practical. आपको बस 10 नाउन लिखने हैं, उनके सामने उनकी क्वालिटीज लिखनी है और यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मोर देन 100 एडजेक्टिव्स. आप बड़ी आसानी से 100 प्लस एडजेक्टिव्स बता सकते हैं. चलिए तो शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच पे. वर्ब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आई कैन से बैकबोन. पूरे पार्ट ऑफ स्पीच की मैं कह सकता हूं बैकबोन होगा. बैकबोन होगा कम्युनिकेशन का, बैकबोन होगा आपका सेंटेंसेस का. कैसे समझे. आई कैन नॉट राइट अ सिंगल सेंटेंस इन इंग्लिश विदाउट वर्ब. बहुत अच्छी लाइन है, ध्यान से सुनेंगे. मैं इंग्लिश का कोई भी ऐसा सेंटेंस या कोई भी इंसान इंग्लिश का ऐसा सेंटेंस नहीं लिख सकता जिसमें वर्ब ना हो. यानी कि आप एक भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं लिख सकते, बट आप बिना नाउन के सेंटेंसेस लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोनाउन. आप बिना प्रोनाउन के सेंटेंसेस लिख सकते हैं, विदाउट एडजेक्टिव आप सेंटेंसेस लिख सकते हैं. आप प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शंस को हटा के सेंटेंसेस लिख सकते हैं, लेकिन याद रखेंगे आप कभी भी वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं लिख सकते. तो इसीलिए मैं कहता हूं कि वर्ब मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच में से आता है, क्योंकि ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है इसके बिना एक भी सेंटेंस नहीं होगा. यहां मैं आपको एक और ट्रिक बताना चाहूंगा कि जो स्मॉलेस्ट सेंटेंस होता है वो आप गो लिख सकते हैं. दिस इज द स्मॉलेस्ट सेंटेंस. ये वर्ब ही है जिससे हम कंप्लीट सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं. अब आप कहेंगे इसमें सब्जेक्ट मिसिंग है, तो जो इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है. लाइक आई सेड कम हियर, गो देयर, डू दिस, डू दैट. ओके, सो एट दैट टाइम मैं क्या कर सकता हूं, मैं बाकी चीजों को हटा सकता हूं, सिर्फ एक्शन से भी मैं आपको ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट कर सकता हूं. तो दिस इज द स्मॉलेस्ट सेंटेंस. ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे. तो वर्ब के बारे में अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं. जब अक्सर बच्चों से पूछा जाता है वर्ब क्या होती है, तो आंसर होता है एक्शन वर्ड. क्या आंसर होता है? एक्शन वर्ड. अब आपके दिमाग में भी यही आ रहा होगा, यस वर्ड तो जो वर्ब होता है वो एक्शन वर्ड ही होता है. क्या सच है? क्या ये बिल्कुल सही है कि वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है? चलिए मैं समझाता हूं. अगर एक सेंटेंस लिखा जाए ही इज अ डॉक्टर, बहुत छोटा सा सेंटेंस है, ही इज अ डॉक्टर, और आपसे पूछा जाए इज क्या होगा, तो आप कहेंगे वर्ब. और आपको मुझे ये बताना है क्या ये जो वर्ब है ये किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करता है? आपका आंसर होगा नो, ये कोई एक्शन नहीं है. लेकिन उसका डॉक्टर होना वो क्या है? आई कैन से कि वो इसकी स्टेट है. ये एक्सप्लेन किया जा सकता है. आप बता सकते हैं वो उसका बीइंग है, होना है, ये बताया जा सकता है. तो ही इज अ डॉक्टर इधर एक स्टेट होगा और एक बीइंग होगा. एम आई करेक्ट? नाउ अब हम सेंटेंसेस को देखें अगर ऐसे ही, तो हम क्या समझते हैं कि जब हम कहते हैं कि एक एक्शन वर्ड होगा, स्टेट होगा, इवेंट होगा, या एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्जेक्ट होगा जिसको हम डूअर कहते हैं. अब देखिए एग्जांपल्स की मदद से, जेन ऑस्टन रोट मैनी नॉवेल्स. ये रोट क्या होगा? ये वर्ब है, लेकिन किसको प्रेजेंट कर रहा है? ये प्रेजेंट करता है एक एक्शन को, काम हो रहा है ना. और दे वर स्विमिंग इन द पॉन्ड, ये भी क्या होगा? ये भी आपका एक्शन वर्ड होगा. यहां तक बात प्रूव होती है कि वर्ब एक एक्शन वर्ड है. लेकिन यू आर अ गुड स्टूडेंट, इसका मतलब क्या होगा? ये तो आपकी स्टेट है ना, आप या तो उसको स्टेट कहते हैं या फिर बीइंग कहते हैं, ठीक है ना, आपका होना है. द चेयर हैज ब्रोकन, आप मुझे बताओ सेंटेंस क्या बता रहे हैं? द चेयर हैज ब्रोकन, क्या आपने चेयर तोड़ी है? क्या मैंने चेयर तोड़ी है? आंसर होगा नहीं, ना आपने तोड़ी है ना मैंने तोड़ी है. चेयर हैज ब्रोकन क्या मतलब हुआ? चेयर हैज ब्रोकन का मतलब हुआ कि ये टूटी है, इसका मतलब रखी थी और ऐसा हुआ कि ये टूट गई, इसका मतलब ये आपका हैपनिंग होगा. समझे अच्छे से कॉन्सेप्ट? तो वर्ब एक्शन वर्ड से बहुत ज्यादा है, तो ये हैपनिंग है, खुद से टूटी है. अब एक बात बताइए, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही है. क्या आप बारिश करा रहे हैं? क्या मैं बारिश करा रहा हूं? या कोई और बारिश कर रहा है? आप कहेंगे नहीं, ये तो हो रही है. अगर हो रही है तो ये भी क्या होगा? हैपनिंग होगा. तो एक्शन वर्ड जो होते हैं वो हैपनिंग को भी शो कर सकते हैं. तो ये हैपनिंग भी हो सकती है, स्टेट या बीइंग भी हो सकती है, और डूइंग भी हो सकती है. एक बहुत अच्छे से एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जो हैपनिंग होता है और डूइंग होता है वो सेम भी हो सकते हैं. कैसे? देखो, दोनों सेम भी हो सकते हैं. कैसे सेम हो सकते हैं? जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, आई एम फ्लाइंग
अ काइट। मैंने एक सेंटेंस लिखा आई एम फ्लाइंग अ काइट। ओके, मैं पतंग उड़ा रहा हूं, फ्लाइंग, इसका मतलब मैं एक एक्शन कर रहा हूं, ये एक डूइंग वर्ड होगा। ठीक है, अब मैं सेंटेंस कहता हूं क्लाउड्स, क्लाउड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। ओके, यहां जो फ्लाइंग होगा ये क्या है, आप देखो, ये यहां हैपनिंग होगा, क्योंकि अगर मैं यहां बात करूं तो ना तो आप बादलों को उड़ा रहे हैं ना कोई और उड़ा रहा है, ये खुद से उड़ रहे हैं, मतलब ये हो रहा है, ये एक इंसिडेंट है जो हो रहा है, एक एक्शन है जो खुद से घटित हो रहा है, इसको कोई कर नहीं रहा है। तो ऐसा आप समझ सकते हैं कि कुछ एक्शन ऐसे भी हो सकते हैं जो वो एक्शन मतलब एक्शन वर्ड भी है कि उनके लिए एक डूअर की जरूरत है, और एक हो सकता है कि वो हैपनिंग भी हो, खुद से ही हो जाते हो। तो एक्शन बहुत ज्यादा काम करता है, वर्ब एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट को इसीलिए प्ले करता है। तो अब आपको समझ आया होगा कि वर्ब सिर्फ एक्शन वर्ड से कई गुना ज्यादा है। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट हमारा पार्ट होने वाला है, पार्ट ऑफ स्पीच होने वाला है एडवर्ब। सुनने में बड़ा आसान है, अगर मैं इसको बताऊं तो आसानी से एक्सप्लेन कर सकता हूं कि मुझे कुछ दिखाई दिया एड प्लस वर्ब, ये मैं लिखना चाह रहा हूं। एड माने होता है जोड़ना और वर्ब माने होती है क्रिया। इजी है कि वर्ब में कुछ जोड़ दे उसको हम एडवर्ब कहते हैं। क्या सच में ऐसा ही है? जरा डेफिनेशन पर नजर डालते हैं, तब मैं और क्लियर पिक्चर आपको दूंगा। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज। मॉडिफाइज का मतलब होता है उसमें कुछ एड ऑन कर देना, कुछ क्वालिटीज बता देना। ओके, किस किस की? वर्ब की बता सकता है, पहला पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव्स की बता सकता है, अदर एडवर्ब्स यानी कि खुद की क्वालिटी भी बता सकता है, कंजंक्शंस की बता सकता है, प्रपोजिशंस की बता सकता है, एंटायर क्लॉज यानी कि पूरे सेंटेंस की बता सकता है। अब आप कहेंगे भाई छूटा क्या है? बेटा छूटा है ना, एडवर्ब किसकी क्वालिटी नहीं बता रहा है हमें? नाउन की क्वालिटी नहीं बता रहा है, एडवर्ब हमें प्रोनाउन की क्वालिटी नहीं बता रहा है, और एडवर्ब हमें इंटरजेक्शन की क्वालिटी नहीं बता रहा है। तो अब हम यहां समझ सकते हैं कि इन तीनों पार्ट ऑफ स्पीच को छोड़ के बाकी 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्वालिटी एडवर्ब बता देता है। क्या ये सही है? ये समझ आएगा एग्जांपल्स की मदद से। पहला देखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल कहता है वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स राइट्स ब्यूटीफुली। अगर मैं पूछूं राइट्स क्या होगा, अब आप बता सकते हैं कि सर ये एक्शन वर्ड है यानी कि वर्ब है। मैंने पूछा कैसे लिखता है, आपने कहा ब्यूटीफुली, तो ये इसका एडवर्ब होगा। दिस कॉफी इज रादर हॉट। अब मैं पूछता हूं कॉफी क्या है? कॉफी तो पीने का एक ऑब्जेक्ट है, नाउन होगा, बिल्कुल सही है। कॉफी कैसा है हमारा? कॉफी आपका हॉट होगा, हॉट आपका एडजेक्टिव होगा। कितना हॉट है? रादर, तो रादर क्या होगा? ये आपका एडवर्ब होगा। गरम तो है लेकिन बहुत ज्यादा गरम है, और जब कुछ ज्यादा होगा तो वो एडवर्ब ही होगा। सी द ड्राइवर ड्राइव्स वेरी फास्ट। अब इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझें। ड्राइव्स क्या होगा? ये एक एक्शन वर्ड है, वर्ब होगा। कैसे चलाता है? फास्ट, तो ये क्या होगा? ये एक एडवर्ब होगा। और आपने कहा बहुत तेज चलाता है, तो इस एडवर्ब के लिए एक एडवर्ब यहां भी यूज की गई है। सो एडवर्ब एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है। ऐसे सेंटेंसेस आप बहुत बोलते हैं, जैसे ही ड्राइव्स वेरी वेरी फास्ट, वो तो बहुत 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 तेज चलाता है। हिंदी में भी ऐसे सेंटेंसेस बोले जाते हैं। आपने जितने बहुत लगाए, जितने वेरी लगाए हैं, ये सब एडवर्ब हैं जो एक एडवर्ब या दूसरी एडवर्ब को क्वालिफाई करते चले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस और एक्साइटिंग होने वाला है। देयर इज अ थीफ एग्जैक्टली बिहाइंड द ट्री। अब आप मुझे बताएंगे कि जो बिहाइंड लिखा गया है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा। अभी हमने पढ़ा नहीं है, एक बार आपकी नॉलेज चेक कर लेते हैं। बिहाइंड की जब हम बात करते हैं तो बिहाइंड एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो इस ट्री का इस थीफ के साथ रिलेशन बताता है। मतलब एक पेड़ है, पेड़ के साथ थीफ की क्या पोजीशन है? क्या थीफ पेड़ के ऊपर है, पेड़ के नीचे है, पेड़ के पीछे है? तो इसका मतलब जो वर्ड पोजीशन बताता है, एक रिलेशन को बताता है, उसको हम कहते हैं प्रपोजिशन। तो मुझे समझ आ गया कि यहां जो बिहाइंड लिखा गया है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा प्रपोजिशन। अगर इस सेंटेंस से मैं एग्जैक्टली हटा दूं तो सेंटेंस का मीनिंग मुझे अभी भी बिल्कुल क्लियर है कि देयर इज अ थीफ बिहाइंड द ट्री। लेकिन जैसे ही मैं एग्जैक्टली लगाता हूं तो मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि बिल्कुल पीछे है। इसका मतलब ये जो एग्जैक्टली वर्ड है कहीं ना कहीं मैंने इसको मॉडिफाई कराया है बिहाइंड को, और अगर ये बिहाइंड प्रपोजिशन को मॉडिफाई करता है तो इसका भी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच बनेगा वो एडवर्ब ही होगा। आई होप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। He had cleaned his room just before his father came. मैं आपसे पूछना चाहूंगा what is the parts of speech of before? Okay, see,
तो ही हैड क्लीन्ड हिज रूम जस्ट बिफोर हिज फादर केम। जब हम यहाँ बिफोर को देखते हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि यह है हमारा सेंटेंस नंबर 1 और यह है हमारा सेंटेंस नंबर 2। इन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करता है बिफोर, तो बिफोर का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? कंजंक्शन होगा। अगर हम इस सेंटेंस से जस्ट को हटा दें, ही हैड क्लीन्ड हिज रूम बिफोर हिज फादर केम, और जस्ट को हटा दें, सेंटेंस अभी भी प्रॉपर मीनिंग देता है। लेकिन जस्ट बिफोर का मतलब है बिल्कुल पहले, तो ये क्या होगा? ये आपका एडवर्ब होगा। आई होप क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे, मजा आ रहा होगा, सारे पार्ट ऑफ स्पीच बिल्कुल क्लियर होते जा रहे होंगे। बेसिक्स हैं, जानना बहुत जरूरी बन जाता है। अ प्रपोजिशन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस अ रिलेशनशिप। जो वर्ड मैं आपको मार्क करा रहा हूं, ऑलवेज रिमेंबर दोज वर्ड्स एंड फोकस ऑन दैम, क्योंकि रिलेशनशिप को शो करता है बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच या सेंटेंसेस। किसी भी पार्ट के साथ सेंटेंस के ये एक रिलेशन को शो करता है, रिलेशनशिप को शो करता है। ठीक है, प्रपोजिशन को कहना बहुत आसान होता है, हम कहते हैं प्री प्लस पोजीशन। प्री प्लस पोजीशन को मैं ऐसे प्रपोजिशन को डिवाइड कर देता हूं। प्री का मतलब मुझे समझ आता है इट शुड बी बिफोर, और पोजीशन मतलब इट शुड बी ईदर अ नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन। ओके, सो प्रपोजिशन शुड बी बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। ओके, चलिए कुछ एग्जांपल्स की मदद से इस बात को क्लैरिफाई करते हैं। मैंने कहा रवि जंप्ड इनटू द रिवर। ये जो रवि है इसका रिवर के साथ क्या रिलेशन है? तो अभी बाहर है, जैसे जंप करता तो पानी के अंदर जाता है, तो रवि का पानी के अंदर जाने का संबंध किसने बनाया? इंटू ने बताया। किंग्स लिव इन बिग पैलेसेस। अभी जो पैलेसेस है ये तो नाउन है ना, किंग्स भी नाउन है। अब किंग्स का पैलेसेस के साथ क्या रिलेशन है? कि वो उसके अंदर रहते हैं। ऑल द ट्रैवलर्स वर गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट। ये जो थ्रू है ये प्रपोजिशन होते हैं 3 डायमेंशन के लिए। तो जब आप किसी 3D वाले सरफेस के अंदर से या 3D वाले बेटा एरिया के अंदर से होकर निकलते हो तो 3D के लिए हम थ्रू का यूज करते हैं। तो फॉरेस्ट का ट्रैवलर्स के साथ रिलेशन बताता है थ्रू। ओके, वी आर फ्लाइंग ओवर द हिल्स। हिल्स का हमारे साथ क्या संबंध है? ये ओवर बताता है। ही वेव्ड द लेटर एक्साइटेडली अबव हिज हेड। सिर के ऊपर से मतलब उसने उड़ा दिया एक्साइटेडली, तो ये आपके रिलेशन बताता है हेड का लेटर के साथ में। तो दीज आर द रिलेशंस व्हिच आर क्रिएटेड बाय द वर्ड व्हिच इज कॉल्ड प्रपोजिशन। ओके, सो प्रपोजिशन सिर्फ संबंध बनाता है। बहुत कंफ्यूजिंग होता है, आपको बहुत प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन आइडेंटिफिकेशन से आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। ये सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। इंग्लिश बोलने में भी इसका भी एक बहुत अच्छा सा रूल होता है, इंग्लिश को समझने में भी इसका एक अच्छा रूल होता है, ये होता है कंजंक्शन। वैसे तो नाम बहुत इजी है कंजंक्शन, और अगर मैं कह दूं कि ये क्या काम करता है, इट कनेक्ट्स, मतलब सिर्फ कनेक्शन को क्रिएट करता है, चीजों को जोड़ने का काम करता है। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स अदर वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस एक्सप्रेसिंग अ स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर एलिमेंट्स। ये उनके बीच में, एलिमेंट्स के बीच में एक स्पेसिफिक रिलेशन बनाता है। अब स्पेसिफिक कैसे, इस वर्ड को थोड़ा सा समझेंगे। अगर हम कहते हैं दोनों चीजें मानो पॉजिटिव हैं तो हम एंड जैसे कंजंक्शन का यूज करते हैं, और अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव है तो बट जैसे कंजंक्शन का यूज करते हैं। जैसे आपने कहा ही वर्कड हार्ड एंड पास्ड, मेहनत करी और पास हो गया। ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड, तो दिस इज कॉल्ड योर स्पेसिफिक रिलेशनशिप। तो कंजंक्शन सिर्फ कनेक्ट नहीं करता है, एक रिलेशनशिप को भी क्रिएट करता है। ये हमें समझ आएगा with the help of some examples and definition। तो conjunction is a word that connects other words। ये words को connect करता है, it means words can be part of speech। phrases को connect करता है, clauses को connect करता है, expressing a specific relationship। जो specific relationship है वो sentences की मदद से बहुत अच्छा क्लियर समझ आएगा। William Wordsworth is a noun or I can say a part of speech or the word, एंड कॉलरिज इज ऑल्सो अ नाउन। इन दोनों को हमने किससे जोड़ा? एंड से। तो विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज वर कंटेम्परेरी पोएट्स। रोहन वर्कड हार्ड बट फेल्ड। नाउ यू कैन सी अ रिलेशनशिप। रोहन वर्कड हार्ड, इट्स अ पॉजिटिव सेंटेंस, बट फेल्ड, इट्स एन नेगेटिव आइडिया। तो बट का यूज होगा कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया को या अपोजिट आइडियाज को शो करने में, जब रिजल्ट अपोजिट निकल जाता हूं। यू आर नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो वाइज। यहां जो हमने नॉट ओनली लिखा है बट ऑल्सो लिखा है, कंजंक्शन होगा। सो इंटेलिजेंट क्या है? इट्स एन एडजेक्टिव, वी कैन से अ वर्ड, बट वर्ड्स क्लैरिफाई नहीं करते हैं। वी शुड नो इट्स एन एडजेक्टिव,
wise is also an adjective, so both adjectives are connected by a conjunction. So ये ज्यादा स्पेसिफिक होगा अगर मैं कहता हूं कि सिर्फ वर्ड्स को कनेक्ट करता है. As it was getting late, I decided to book into a hotel. So मैंने कहा as क्या है? It's a conjunction. That will be your sentence number 1. It should be your sentence number 2. The journey through the forest was quick because the road was clear. Okay, so this is the sentence number 1 and the sentence number 2, and because is connecting both the sentences. दोनों sentences को because connect करता है and it shows a connection with a specific relationship. और relationship किसका है? अगर आप देखें तो it is for the reason. कारण को शो करता है, एक रीजन को शो करता है. तो कंजंक्शन कनेक्ट तो करता ही है, साथ के साथ आप याद रखेंगे एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप को भी क्रिएट करता है. चलिए मूव करते हैं एक और पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ. ये है आपका इंटरजेक्शन. वैसे इंटरजेक्शन का यूज इंग्लिश में अगर मैं ग्रामर के पार्ट ऑफ व्यू से बोलूं, पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कुछ होता ही नहीं है. इसका सेंटेंस के अंदर कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं होता है. ये सेंटेंस में किसी भी दूसरे वर्ड के साथ कोई रिलेशन क्रिएट नहीं करते हैं, लेकिन बोलने में एक बहुत अच्छा सा काम करते हैं, क्योंकि आपके जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं आप इन्हीं की मदद से अपने एक्सप्रेशंस को प्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड फ्रेज और साउंड दैट कन्वेज सरप्राइज. आपके सारे यहां से शो होते हैं, एक्साइटमेंट होगा, हैपनिंग होगा और एंगर होगा. दे आर ग्रामेटिकली अनरिलेटेड टू एनी अदर पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. सेंटेंस के किसी भी पार्ट से ग्रामेटिकली अनरिलेटेड होते हैं. एज कॉमा सेट अपार्ट देम, कॉमा इनको अलग कर देता है. और कॉमन इंटरजेक्शंस एलास होगा जिसको हम पेन के लिए यूज करते हैं, हुर्रे होगा खुशी के लिए, वाव सरप्राइज के लिए, ये होते हैं. तो ये सारे हिंदी में भी ऐसे ही होते हैं कि हिंदी में कुछ आप एक्सप्रेशंस यूज करते हो जब आप बहुत दुखी होते हो, बहुत परेशान होते हो, इनके लिए आप सर्टेन वर्ड्स नहीं बोलते हो, वो अचानक से आपके माउथ से निकल जाते हैं. इसीलिए ये सिर्फ आपके फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, ये किसी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करते हैं, और इन्हीं को हम इंटरजेक्शन कहते हैं. इनको आइडेंटिफाई करने का बहुत आसान तरीका होता है, इनके बाद हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है. तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. हुर्रे वी वॉन द इनिंग्स, ये खुशी की बात है तो हमने ये वाला एक्सप्रेशन यूज किया है. ब्रेवो प्राउड की बात है, यू प्लेड वेल, तो हमने ब्रेवो को यूज किया है. ओ दैट इज फैंटास्टिक, वाओ इट्स अमेजिंग, हाउ एडोरेबल द बेबी इज. तो ये मैंने कुछ सेंटेंसेस यूज किए हैं जहां कहीं ना कहीं हमने एक्सप्रेशन को शो किया है. तो इंटरजेक्शन कुछ नहीं होते हैं, आपको सीधा याद करना है कि इनके बाद में हमेशा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है. ये सेंटेंस में कोई रिलेशन क्रिएट नहीं करते हैं, ग्रामेटिकली अनरिलेटेड होते हैं, और इनका यूज सिर्फ सरप्राइज को, एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस और एंगर को शो करने के लिए किया जाता है. ये थे आपके 8 पार्ट ऑफ स्पीच. और अब हम बात करते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर. एक बार एक छोटा सा क्विक रिवीजन देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा था. सबसे पहले बात आती है नाउन्स की, जहां हमने बात की एक नेमिंग वर्ड्स होते हैं. वो किसी भी चीज का नाम हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट का हो सकता है, किसी पर्सन का हो सकता है. प्रोनाउन रिप्लेस करते हैं किसको? नाउन्स को रिप्लेस करते हैं. वर्ब एक्शन और बीइंग को शो करते हैं. स्टेट हो सकता है, हैपनिंग हो सकता है. देयर आर मेनी थिंग वी डिस्कस्ड. एंड नाउ एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब नाउन्स एंड एडवर्ब डिस्क्राइब वर्ब और एडजेक्टिव्स वी डिस्कस. प्रपोजिशन, कंजंक्शंस आल्सो. ओके, नेक्स्ट प्रपोजिशन शो पोजीशन और रिलेशन होगा, एंड कंजंक्शन जॉइंस वर्ड्स एंड सेंटेंसेस होगा. इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस सडन इमोशन, और ये सडन इमोशन को शो करता है. तो ये आपका एक छोटा सा क्विक रिवीजन है. मुझे लगता है सारा टॉपिक आपको ठीक से समझ आ गया होगा. तो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में. टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद.